स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी खाना खजाना। एक बात पहले ही स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि इस लेख का या इस शीर्षक का संजीव कपूर से कोई संबंध नहीं है। यह खजाना है उन यादों का जो खाने से ताल्लुक रखती हैं। कहाँ से शुरू करूं यह समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचा उसी प्रसंग से शुरू करते हैं जिसने इस लेख की प्रेरणा दी है। बेटा, हम लोगों को एक आलीशान होटल में खाना खिलाने ले गया था। बाहर खड़े दरबान की सलामी लेकर हम जैसे ही भीतर प्रविष्ट हुए, हमें ससम्मान अपने टेबल तक ले जाया गया। जैसे ही हम लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर स्थानापन्न हुए, वेटर ने विनम्रता पूर्वक 4-5 मेनू कार्ड्स हमारे सामने सरका दिए। हर एक ने एक एक मेनू कार्ड उठा लिया और अपनी पसंद की डिश ढूंढने लगे। मैं तो यूं ही पन्ने पलट रही थी। उतने धुंधले प्रकाश में मुझसे कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा था। मैंने अक्सर देखा है कि होटल जितना बड़ा होता है, प्रकाश उतना ही कम होता है। पता नहीं क्यों। सब लोग अभी विचार विनिमय कर ही रहे थे कि मेरी 7 वर्षीय पोती ने ऐलान कर दिया, पापा, मैं तो चिकन मैचूरियन लूंगी। मैंने दयार्द्र दृष्टि से उसे देखा और कहा, बेटा, उसे चिकन तंदूरी कहते हैं, वो अलग होता है। उसने दृढ़ता से कहा, पापा से पूछ लीजिए। मैंने पापा की ओर देखा। उनके चेहरे पर मेरे प्रति अपार करुणा झलक रही थी। शांत स्वर में बोले, उसकी ओर ध्यान मत दीजिए। आप लोग क्या लेंगे वह बताइए। इन शब्दों का अंतर्निहित अर्थ यह था कि जिस विषय में जानती नहीं है उस पर बात मत कीजिए, अपने काम से काम रखिए। उधर ऑर्डर की प्रतीक्षा में खड़ा वेटर मंद मंद मुस्कुरा रहा था और बिटिया हाथ नचाकर कह रही थी, दादी को तो कुछ भी पता नहीं है ना पापा। मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, क्योंकि इस विषय में उसका ज्ञान सचमुच मुझसे ज्यादा था और यह स्वाभाविक भी था। डायपर पहनती थी, तब से होटल्स में जा रही है। सारी डिशेज उसे मुंह जबानी याद हैं। शहर के सारे होटल्स के नाम वह उनके स्टार सहित गिना सकती है। लेकिन मुझ में और उसमें 2 पीढ़ियों का अंतर था। होटल का अध्याय मेरे जीवन में बहुत देर से शुरू हुआ। होटल में जाना तो दूर की बात है, बाहर का खाना तक निषिद्ध था। सिर्फ मिठाई बाजार से आती थी। घर के पास हनुमान जी का एक मंदिर था। वहाँ एक मुंगोड़े वाला बैठता था। उसके मुंगोड़े दूर दूर तक मशहूर थे। साल 6 महीने में एक आध बार वे मुंगोड़े जरूर घर आ जाते थे। तब लगता जैसे कोई त्योहार हो। पहली बार मैंने जिस होटल में पांव दिया था, उसे ठीक से होटल भी नहीं कहा जा सकता। वह मेरे कॉलेज का कैंटीन था। होलकर कॉलेज, इंदौर। इंटर मैंने प्राइवेट किया था। कॉलेज में दाखिला 3rd ईयर में लिया था, पर मेरा वजूद फर्स्ट ईयर फूल जैसा ही था। वह एक सिंधी आदमी का होटल था जिसे सब लोग साईं कहते थे। मैंने पहली बार समोसा उसी कैंटीन में खाया। प्रथम परिचय का रोमांच मेरी स्मृति में अब तक ताजा है। वेटर ने प्लेट में एक समोसा लाकर दिया। आसपास 2 अल्मुनियम के चम्मच थे। अब इस चीज को चम्मच से कैसे खाया जाए, यह समझ में नहीं आ रहा था। मैंने चोर नजरों से अपने आसपास देखा। सब लोग गपशप में और खाने में मस्त थे। मेरी और किसी का ध्यान नहीं था। मैंने धीरे से चम्मच समोसे के एक तिकोन पर छुआया तो वह गिल्ली की तरह उछल गया। तकदीर अच्छी थी कि वह टेबल पर ही गिरा था, नीचे जमीन पर नहीं। सबकी नजरें बचाकर मैंने उसे फिर से प्लेट में रख लिया। इस बार मैंने थोड़ा बल प्रयोग करना चाहा तो चम्मच ने दगा दे दिया। डंडा मेरे हाथ में रह गया और गर्दन समोसे में धंस गई। मैं शर्म से गड़ गई, क्योंकि मैंने देख लिया था कि आसपास बैठे लोग मेरे मजे ले रहे हैं और हंस रहे हैं। उसी समय सामने की मेज पर बैठा एक लड़का उठकर पास आया। उसने प्लेट में रखा समोसा उठाया, उसमें फंसा हुआ चम्मच का टुकड़ा निकालकर फेंका और बोला,
इधर देखो, समोसा इस तरह खाया जाता है। और वह समोसा मुंह में ठूंस कर हंसते हंसते चला गया। उस दिन मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि समोसा चम्मच से खाने की चीज नहीं है। पर फिर ये लोग साथ में चम्मच देते ही क्यों हैं? कालांतर में मेरा गंवाईपन जाता रहा और मैं काफी स्मार्ट हो गई। मैंने दो बातें अच्छी तरह याद कर ली। एक तो यह कि होटल अकेले नहीं जाना चाहिए। दूसरे यह कि जो भी खाओ, जैसे भी खाओ, बेफिक्र होकर खाओ। आज की भाषा में कहूँ तो बिंदास होकर खाओ। किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले एक आध साल मैंने नौकरी भी कर ली थी। उससे मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। महीने में एक आध बार मैं सहेलियों के साथ कॉफी हाउस भी जाने लगी थी। उन दिनों डोसा घर पर नहीं बनता था। उसके लिए कॉफी हाउस जाना जरूरी था। एक बार मैं और मेरी सहेली वेटर की प्रतीक्षा में बैठे थे कि मेरी नजर मेरे भाई पर पड़ी। वह भी अपने दोस्त के साथ आया हुआ था। मैंने औपचारिकतावश उन लोगों को दावत दी तो उन्होंने कबूल कर ली। वे दोनों भी हमारी मेज पर आ गए। मैंने उन लोगों को अपने टेबल पर बुला क्या लिया, मानो संकट को ही न्योता दे दिया। यह मेरा भाई, जो अब स्वर्गीय है, मुझसे छोटा तो था, पर घर में सभी उससे खौफ खाते थे। वह बड़ा सफाई पसंद और स्टाइलिश था। एटिकेट्स और टेबल मैनर्स के बारे में बड़ा जागरूक था। इंग्लैंड तो वह बहुत बाद में गया, और घर में सभी लोग शुरू से उसे लॉर्ड साहब या अंग्रेजी बाबू कहते थे। उसके मुकाबले में मैं और मेरी सहेली एकदम देसी थे। डोसे के साथ जो छुरी कांटे आते थे, उन्हें हम बेलौस होकर बाजू में रख देते थे और एकदम देसी तरीके से रोटी की तरह डोसे को तोड़ते थे। आज भी वही दस्तूर कायम है। पर मेरे इस अंग्रेज भाई के सामने यह सिस्टम चलने वाला नहीं था। वह यहाँ तो शायद कुछ नहीं कहता, पर घर जाकर मेरी लानत मलामत जरूर करता। दोस्त के सामने उसकी किरकिरी होती सो अलग। फिर हम दोनों ने एक तरकीब निकाली। वेटर जब ऑर्डर लेने आया तो हमने इडली सांभर और बड़ा सांभर मंगवा लिया। यही दो आइटम थे जिन्हें हम चम्मच से खा सकते थे। इसमें छुरी कांटे की जरूरत नहीं थी। भाई को और उसके दोस्त को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोगों को डोसा पसंद नहीं है। पर अंदर की बात उसे क्या बताते। नौकरी के दौरान जो थोड़ी बहुत स्मार्टनेस मैंने हासिल की थी, शादी के बाद फिर धुंधला गई। पति की पोस्टिंग अक्सर छोटी छोटी जगहों में होती रही। एक बार तो हम इतने वज्र देहात में थे कि मेरा बेटा जब भी ननिहाल आता, बिजली के बल्ब को चंदा मामा कहता। सब लोग खूब हंसते थे। उतनी छोटी जगह में होटल्स तो होते ही नहीं थे। जो भी होते थे वे परिवार के लायक नहीं होते थे। जब भी जिले के सदर मुकाम पर जाने का संयोग बनता, हम लोग सिनेमा और होटल दोनों का आनंद ले लेते। एक बार हम लोग थोड़ी जल्दी में थे। ये बोले तुम जाकर ऑर्डर दो, तब तक हम गाड़ी पार्क करके आते हैं, उतना ही समय बच जाएगा। 10 मिनट बाद जब ये बच्चों के साथ भीतर आए तो देखा मेज सलाद की प्लेटों से पट गई है। कितना सलाद मंगा लिया, क्या आज और कुछ खाने का इरादा नहीं है? मैंने कहा, इतना कहाँ मंगाया, 4 प्लेट ही तो है। हम लोग चार जो हैं। इन्होंने सिर पीट लिया। बोले सब्जियां भी 4 4 प्लेट मंगवाई है क्या? नहीं, आप लोग क्या खाएंगे ये पता नहीं था न। थैंक गॉड, उन्होंने कहा और फिर बाकी का ऑर्डर दिया। ये सलाद कई दिनों तक मुझे छेड़ने के काम आता रहा। एक दिन तो मैं रोनी रोनी हो गई थी। फिर इन्होंने बच्चों को डांटा था, वैसे कंपैरेटिवली तुम्हारी माँ बहुत स्मार्ट है, नहीं तो कई लोग हाथ धोने के लिए दिया जाने वाला नींबू पानी भी पी जाते हैं। मैं भी ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम उतना फुहड़पन तो मैंने नहीं किया। ये ऑर्डर देने की कला मुझे कभी नहीं आई। एक बार हम लोग ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे, साथ में मेरी जिठानी जी भी थी। डाइनिंग कार वाला जब ऑर्डर लेने आया, उस समय ये पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। उसने पूछा वेज या नॉन वेज। मैंने शायद कहा नहीं, नॉन वेज नहीं। वेटर पता नहीं क्या समझा।
उन दिनों ट्रेन में खोचे वाली स्टील की थालियां चलती थी। जब ये थालियां सामने आई तो ये देखते ही रह गए। बोले, ऑर्डर तुमने दी थी ना? भाभी जी सावन में प्याज लहसुन नहीं खाती, तुम्हें पता नहीं है क्या? सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने क्षमा याचना के स्वर में कहा। इन्होंने ज्यादा बहस नहीं की, थालियां उठाई और लॉबी में रख दी। मथुरा स्टेशन पर पूरी तरकारी लेकर हमने अपनी भूख शांत की। बाद में इन्होंने बताया कि थाली देखकर तो मैं चकरा ही गया था। उसमें मटन था। कहीं भाभी जी के मुंह में पड़ गया होता तो वे जिंदगी भर मेरा मुंह नहीं देखती। वह प्याज लहसुन वाली बात समय पर याद आ गई, इसलिए जान बच गई। तुम्हें भी शायद कुछ समझ में नहीं आया था। अब जिंदगी में पहली बार मटन से साक्षात्कार हुआ था। समझ में आता भी तो कैसे। उन थालियों का बाद में क्या हुआ पता नहीं, पर कीमत तो चुकानी पड़ी थी। ये किस्सा बहुत पुराना नहीं है। हम लोग बेटे के पास मद्रास गए हुए थे। फुर्सत में थे इसलिए रोज शाम घूमने निकल जाते। पोती को साथ ले जाने का बहुत मन होता था, पर आजकल के बच्चों के पास घूमने की फुर्सत कहाँ होती है। होमवर्क नामक दानव जो उनकी छाती पर सवार रहता है। हाँ, हम लोग उसकी फरमाइश जरूर पूछ लेते थे। एक बार उसने पिज्जा मंगवाया। यह नाम हमने पहली बार सुना था। फिर बहुरानी ने दुकान का पता भी बताया और ऑर्डर देने का तरीका भी। हम लोगों ने सोचा कि घूम कर आएंगे और लौटते में ले लेंगे। ऑर्डर देने पर बताया गया कि 45 मिनट लगेंगे। इससे तो अच्छा था हम जाते हुए ऑर्डर देकर जाते, पर अब क्या किया जा सकता था। वहां बैठना मजबूरी थी। बैठे बैठे बोर होने लगे तो हमने 2 कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दे दिया। लंबे गिलासों में स्ट्रॉ के साथ वह दी गई। उसके स्वाद में हम लोग इतने मगन हो गए कि 45 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। पूरे 45 मिनट बाद बिल और पिज्जा दोनों टेबल पर आ गए। बिल देखकर मेरा तो गला ही सूख गया। 380, 290 का पिज्जा और 90 रुपए 2 कॉफी के। घूमने जाते हुए भी हम लोग 400-500 जेब में रखे रहते थे। ये गनीमत थी, नहीं तो अजनबी शहर में फजियत ही हो जाती। उस दिन कोल्ड कॉफी पीने के बावजूद मेरा गला सूख गया था। इसी तरह एक दिन फ्रूट जूस पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगे थे। जाते जाते वह किस्सा भी सुना दूं। उस दिन मेरा कोई उपवास था जिसे निराहार और निर्जल करने का मेरा संकल्प था। निकटवर्ती रिश्ते में कोई शादी थी जिसके लिए ढेर सारी खरीदारी करनी थी। पतिदेव की छुट्टी का इससे अच्छा सदुपयोग क्या हो सकता था। शाम को बाजार में बहुत भीड़ हो जाती है, इसीलिए हम भरी दोपहरी में ही निकल पड़े थे। 10-20 दुकानें घूमने के बाद हमारी खरीदारी तो हो गई थी, पर मैं एकदम पस्त हो गई थी। धूप के मारे बुरा हाल था। मुझे तो लगने लगा कि चक्कर खाकर कहीं गिर न जाऊं। इन्होंने मेरी जो हालत देखी तो पहले तो ऐसे अघोटी व्रत करने के लिए खूब डांट पिलाई। फिर अपनी कसम देते हुए एक जूस सेंटर में ले गए। मैंने भी ज्यादा आनाकानी नहीं की और अपने प्रिय पाइनएप्पल जूस का ऑर्डर दे दिया। हम लोग बेंच पर बैठकर प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि बाहर से आवाज आई, जोशी जी नमस्कार। जोशी जी ने न सिर्फ उनके नमस्कार का उत्तर दिया, बल्कि उन्हें रसपान के लिए आमंत्रित भी कर लिया। जोशी जी वैसे जग मित्र ही थे। मार्केट में उनके साथ घूमना किसी हर्डल रेस से कम नहीं होता था। हर 5 कदम पर रुकना पड़ता था। अब यहाँ जूस सेंटर के बेंच पर बैठकर भी बाहर वालों से दुआ सलाम का क्रम जारी था। वे इस तरह सबको आमंत्रित कर रहे थे मानो ये जूस सेंटर उन्हीं का हो। कुछ लोगों ने उस आमंत्रण का आदर भी किया। आखिरकार हम दोनों की अतिरिक्त और 9 लोग हमारी लिस्ट में शामिल हो गए। फिर किसी ने लस्सी मंगवाई तो किसी ने मौसमी जूस, किसी को चीकू शेक चाहिए था तो किसी को पपीता शेक, एक ने गाजर का रस भी लिया। इस अतिथि सत्कार में समय तो खर्च हुआ, वह हुआ ही। बिल देखकर मुझे फिर से चक्कर आने लगे थे।